हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासरूम। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 7 जो हिस्ट्री का है, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। तो देखिए, इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अस टू इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट प्रिंटेड मैटर। इस चैप्टर में हम बेसिकली प्रिंट कल्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं। जितना भी प्रिंटिंग मटेरियल आज जो हम बुक्स पढ़ते हैं, तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस रही हमारी लाइफ में, और इससे पहले किस तरह की लाइफ रही, कैसे इसकी स्टार्टिंग हुई, इन्वेंशन हुआ प्रिंटिंग का, वही सब इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो हमने एक वर्ल्ड अपने आजू बाजू जो हम बहुत ही डिफिकल्ट होगा अगर हम प्रिंटिंग मटेरियल को निकाल दें, ठीक है। बिना प्रिंटिंग के हम इस वर्ल्ड की कल्पना नहीं कर सकते हैं। वी फाइंड एविडेंस ऑफ प्रिंट एवरीवेयर अराउंड अस। अगर हम एक तरह से देखें अपने चारों तरफ, तो हमें काफ़ी सारे प्रूफ मिलेंगे, काफ़ी सारे एविडेंस मिलेंगे प्रिंट कल्चर के, प्रिंटिंग के। जैसे कि बुक्स देख लीजिए, बुक्स भी प्रिंटेड होती हैं। जर्नल्स, इट मीन्स मैगजीन्स, न्यूज़ पेपर्स, प्रिंट्स ऑफ फेमस पेंटिंग्स देख लीजिए। या फिर एंड ऑल्सो इन एवरीडे थिंग्स लाइक थिएटर प्रोग्राम्स हो गए, ऑफिशियल सर्कुलर्स जो आते हैं वो भी प्रिंटेड होते हैं। कैलेंडर्स होते हैं वो भी प्रिंटेड होते हैं। डायरीज जो आती हैं वो भी प्रिंटेड होते हैं। एडवर्टीजमेंट्स हैं या फिर सिनेमा पोस्टर्स हो जो गलियों में लगे हुए होते हैं, गलियों की दीवारों पे। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें जो है एक एग्जाम्पल ही है, एक तरह के एविडेंस है प्रिंटिंग के। वी रीड प्रिंटेड लिटरेचर, सी प्रिंटेड इमेजेस, फॉलो द न्यूज़ थ्रू न्यूज़ पेपर्स एंड ट्रैक पब्लिक डिबेट्स दैट अपीयर इन प्रिंट। इसके साथ ही हम सारे काफ़ी सारे मटेरियल जो है प्रिंटेड मटेरियल लिटरेचर में देखते हैं। काफ़ी सारी इमेजेस को देखते हैं जो प्रिंटेड होती हैं। न्यूज़पेपर के थ्रू न्यूज़ देखते हैं, पढ़ते हैं। और साथ ही जितने भी सामाजिक जितने भी पब्लिक डिबेट्स होते हैं उनको भी प्रिंट के द्वारा ही हम सुनते हैं और चुनते भी हैं। वी टेक और साथ ही इन डिबेट्स को करते भी हैं। वी टेक फॉर ग्रांटेड दिस वर्ल्ड ऑफ प्रिंट एंड ऑफन फॉरगेट दैट देयर वाज अ टाइम बिफोर प्रिंट। तो हम आज के ज़माने में ये पूरा फॉर ग्रांटेड लेते हैं इस वर्ल्ड ऑफ प्रिंट को। और हम साथ ही ये भूल जाते हैं कि वो कैसा टाइम रहा होगा जब प्रिंट कल्चर इन्वेंट नहीं हुआ था, जो प्रिंटिंग जो है वो इन्वेंट नहीं हुई थी, तब किस तरह का टाइम था। वी मे नॉट रियलाइज दैट प्रिंट itself has a history which has indeed इन फैक्ट शेप आर कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। तो प्रिंट की भी अपनी एक खुद की एक हिस्ट्री है जिसके वजह से आज एक कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पूरा का पूरा बना है। तो व्हाट इज दिस हिस्ट्री। तो अभी हम ये जाना है कि प्रिंटिंग की क्या हिस्ट्री रही है प्रिंट की। साथ ही किस तरह से लिटरेचर उस टाइम प्रिंट होता था या सर्कुलेट होता था हर जगह, कैसे ये चीज़ें स्टार्ट हुई। और साथ ही हमें ये भी समझने को मिलेगा कि किस तरह से मॉडर्न वर्ल्ड क्रिएट हुआ। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पैरा में। इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट द डेवलपमेंट ऑफ प्रिंट। इस चैप्टर में हम सारा जो कंटेंट है, किस तरह से प्रिंट डेवलप हुई है वो पढ़ेंगे। साथ ही फ्रॉम इट्स बिगनिंग्स इन ईस्ट एशिया टू इट्स एक्सपेंशन इन यूरोप एंड इन इंडिया। साथ ही इसकी बिगनिंग कैसे हुई, कहाँ ईस्ट एशिया में हुई, फिर इसके बाद इसका एक्सपेंशन कैसे यूरोप में हुआ, और फिर ये किस तरह से इंडिया में आई। तो यहाँ से देखिए आपके क्वेश्चंस कुछ यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाएंगे। अगर फर्स्ट पैरा की बात करूँ, तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंट कल्चर, तो आप ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हो कि प्रिंटिंग की वजह से हमें बुक्स, जर्नल्स, न्यूज़पेपर्स और ये सारी चीज़ें आज हमारी लाइफ में मौजूद हैं। साथ ही अब नेक्स्ट पैरा में देखिए आपको थोड़ा सा यहाँ से आइडिया मिल जाएगा कि जब डेवलपमेंट हुई थी प्रिंट की, तो वो कहाँ पे हुई। सबसे पहले हुई ईस्ट एशिया में, फिर एक्सपेंशन हुआ इसका यूरोप में, यूरोपियन कंट्रीज में, और उसके बाद ये इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई। वी विल अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ द स्प्रेड ऑफ टेक्नोलॉजी एंड कंसिडर हाउ सोशल लाइफ एंड कल्चर्स चेंज्ड विद द कमिंग ऑफ प्रिंट। इसके साथ ही हम पूरा का पूरा इम्पैक्ट पढ़ेंगे, किस तरह का इम्पैक्ट रहा जब टेक्नोलॉजी स्प्रेड हुई एक जगह से दूसरी जगह, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी स्प्रेड हुई, और किस तरह से सोशल लाइफ इफेक्टेड हुई इसकी वजह से, क्या उनमें चेंजेस आया, और क्या कल्चर चेंज हुआ थ्रू दी आर्ट ऑफ पेंट, ठीक है। इसके साथ ही देखिए एक यहाँ पे पिक्चर डिस्क्राइब की गई है। ये जो पिक्चर है ये एक प्रिंट है बिफोर द एज ऑफ प्रिंट। जब प्रिंटिंग नहीं थी उससे पहले की एक बुक का ये दृश्य है। और ये बुक है अखिल नाजरी 1595 की ये ईयर की ये किताब से कुछ कंटेंट लिया गया है यहाँ पे, जिसमें शो किया है कि एक रॉयल वर्कशॉप चल रही है 16th सेंचुरी में, जहाँ पे प्रिंटिंग से बहुत पहले जब इंडिया में प्रिंटिंग इंट्रोड्यूस भी नहीं थी तब की एक पिक्चर है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो टेक्स्ट है वो डिक्टेट किया जा रहा है, बोला जा रहा है, उसको फिर लिखा जा रहा है, और उसके साथ ही चित्रकारी की जा रही है, चित्र की सहायता से उसको उभारा जा रहा है, उसको बनाया जा रहा है। द आर्ट ऑफ राइटिंग एंड शूटिंग बाई हैंड वॉज इम्पॉर्टेंट द एज बिफोर प्रिंट। तो जब प्रिंट नहीं था, प्रिंट का इन्वेंशन हुआ था, प्रिंटिंग ये सब चीज़ें नहीं थी, प्रिंटिंग प्रेसेस वगैरह, उससे पहले के समय में किस तरह से हाथ से ही सारे सारे जितना भी कंटेंट होता था, आर्ट ऑफ राइटिंग, ठीक है, हाथ से लिखा जाता था, चित्रकारी की सहायता से उसको दर्शाया जाता था। तो अब यही बोला गया, थिंक अबाउट व्हाट हैपेंड टू दीज फॉर्म्स ऑफ आर्ट विद द कमिंग ऑफ प्रिंटिंग मशीन्स। इसके साथ ही एक चीज़ यहाँ पे बोल दी गई, सोचिए जब प्रिंटिंग मशीन्स आ गई तो ये जो आर्ट थी कि हाथ से लिखने की आर्ट, हाथ से चित्रकारी करने की जो आर्ट थी, वो कैसे, उनका क्या हुआ, ठीक है।
जब प्रिंटिंग मशीन्स इन्वेंट हो गई। इसके बाद मूव करते हैं जो मेन कंटेंट है। देखिए अभी जो हमने पढ़ा वो एक तो बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट था, पर वहाँ से भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी वहाँ का पार्ट भी। आप देखिए जो मेन हेडिंग आ रही है वो है द फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स। ठीक है, यहाँ से हमारा प्रिंटिंग का जितना भी कंटेंट है वो स्टार्ट होने वाला है। तो द अर्लीस्ट काइंड ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी वाज डेवलप्ड इन चाइना, जापान एंड कोरिया। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन फर्स्ट पैरा की ये फर्स्ट लाइन ही है, तो आप मार्क कर लीजिए और याद भी रखिएगा कि प्रिंट टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो सबसे पहले सबसे पुरानी जो प्रिंट टेक्नोलॉजी स्टार्ट हुई डेवलप हुई वो हुई पहले चाइना में, फिर हुई जापान में और उसके बाद हुई कोरिया में। अगर आपसे कोई पूछता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल किस कंट्री में प्रिंट टेक्नोलॉजी स्टार्ट हुई थी या डेवलप हुई थी, तो आपका आंसर होगा चाइना। और अगर आपसे पूछा जाए 3 कंट्रीज, तो लाइन से आप पहले चाइना बोलोगे, फिर जापान और फिर कोरिया। इसके साथ ही देखिए दिस वाज द सिस्टम ऑफ हैंड प्रिंटिंग। अगर यहाँ प्रिंटिंग की बात हो रही है प्रिंट टेक्नोलॉजी की, तो प्रिंटिंग प्रेस या प्रिंटिंग मशीन की बात नहीं हो रही है। किस तरह की प्रिंट की बात हो रही है? हैंड हैंड प्रिंटिंग, क्योंकि उस टाइम सारा का सारा जितना भी प्रिंटिंग का काम होता था वो हैंड से होता, ठीक है, हाथों के द्वारा होता था। अच्छा अब ये देखिए किस ईयर की बात हो रही है, फ्रॉम एडी, एडी मीन्स एनो डोमिनी, 594 onwards books in China were printed by rubbing paper, also invented there against the ink surface of wood blocks। अच्छा जब ये चाइना में हैंड प्रिंटिंग की बात हुई है, तो 594 ऑनवर्ड्स अगर चाइना में ये जो प्रिंटिंग होती थी वो रबिंग पेपर के द्वारा होती थी। क्या होता था कि इंक सरफेस वुडन ब्लॉक्स होते थे, वुडन ब्लॉक्स, वो पूरी इंक सरफेस होती थी, उनके ऊपर इंक लगा दी जाती थी और इसके साथ ही जो रबिंग पेपर होते थे उसको उसके ऊपर रब करते थे, जिससे कि जो भी लेटर्स होते थे वो उसमें छप जाते थे। तो इस तरह से बाई रबिंग पेपर के द्वारा यहाँ पे हैंड प्रिंटिंग की जैसे आर्ट को इन्वेंट किया गया। एज बोथ साइड्स ऑफ द थिंग, क्योंकि ये जो पेपर होता था वो बहुत ही पतला होता था, पोरस होता था, छेदनुमा होता था, इतना पतला होता था कि अगर आप ज़्यादा उसमें जोर दे दो तो वो फट जाएगा। तो इस वजह से प्रिंटिंग पॉसिबल ही नहीं थी और दोनों साइड तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं थी। तो इस वजह से जो ट्रेडिशनल चाइनीज एक्वार्डियन बुक वॉज फोल्डेड एंड स्टिच एट द साइड। तो इन बुक्स को क्या करते थे वो चाइनीज की एक स्क्रिप्ट है, एक तरह की शैली है कि वो अकॉर्डियन बुक्स बनाते हैं। अकॉर्डियन बुक्स मतलब क्योंकि इन बुक्स को बहुत ही मुश्किल होता था, क्योंकि पेजेस बहुत थिन होते थे, पॉलिश शीट होती थी, तो इन पे प्रिंट करना कोई आसान काम नहीं था। तो चाइनीज जिस तरह से ट्रेडिशनल बुक्स होती थी अकॉर्डियन बुक, वो जो कि फोल्डेड होती थी, जैसे आपने जापानीज फैन देखे होंगे किस तरह से पेपर को फोल्ड फोल्ड करके उसको बनाया जाता है। तो इसी तरह से यहाँ भी जो चाइनीज बुक्स होती थी उनको एक्वारियन बुक्स की तरह ही, जो ट्रेडिशनल बुक्स होती थी उसी की तरह उनको फोल्ड करते थे। ठीक है, फोल्ड करने के बाद उसको साइड से स्टिच कर दिया जाता था, सिल दिया जाता था, ताकि वो इजिली ओपन हो सके। सुबर्बली स्किल्ड क्राफ्ट्समैन को डुप्लीकेट विद रिमार्केबल एक्यूरेसी द ब्यूटी ऑफ कैलीग्राफी। इसी के साथ जो कौन इनको लिखता था, ठीक है, ये जो पर्सन एक बहुत ही स्किल्ड क्राफ्ट्समैन को बुलाया जाता था, वो वही ये जॉब करते थे। वो क्या करते थे, एक ही जैसे अक्षरों को बिल्कुल डुप्लीकेटली उसको लिखते थे, दोबारा लिखते थे और बार बार लिखते थे, जितनी बुक्स चाहिए उस हिसाब से वो लिखते थे। तो इतना सुंदर ये जो लिखा जाता था और इतना डुप्लीकेट लिखा जाता था कि उसको आप पहचानना मुश्किल हो जाता था। और ये काम किया जाता था स्किल्ड क्राफ्ट्समैन के द्वारा और बहुत ही अच्छी एक्यूरेसी, बहुत स्पीड के साथ लिखा जाता था। ऐसा लगता था जैसे वास्तव में एकदम प्रिंट मशीन प्रिंटिंग जैसे हम प्रिंट करते हैं तो सेम टू सेम लेटर्स प्रिंट होते हैं ना, वैसे ये जब लिखते थे तो सेम तरह से लेटर्स को लिखा जाता था। तो इस आर्ट ऑफ राइटिंग को ही कि ये कितना ब्यूटीफुली इसको लिखते थे, इसी को बोलते थे कैलीग्राफी। तो ये यहाँ से 1 मार्क क्वेश्चन आपका बन जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय कैलीग्राफी। तो द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल एंड स्टाइलिश राइटिंग, इट इज नोन एज द कैलीग्राफी। ठीक है, तो आर्ट ऑफ राइटिंग भी आप इसको बोल सकते हैं। तो इस तरह से आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि सबसे पहले प्रिंट टेक्नोलॉजी कहाँ स्टार्ट हुई, अब और ये भी कि वहाँ किस तरह की हैंड प्रिंटिंग थी, रबिंग पेपर की जो टेक्नोलॉजी वो कहाँ इस्तेमाल हुई, साथ ही जो चाइनीज़ बुक्स थी वो किस तरह से फोल्ड होती थी, है ना, एक्वार्डियन बुक की तरह ही जो ट्रेडिशनल एक्वार्डियन बुक यहाँ पे पाई जाती थी जो कि फोल्डेड और स्टिच होती थी साइड से, उसी के अकॉर्डिंग ही सारी बुक्स अवेलेबल होती थी। और व्हाट डू यू मीन बाय कैलीग्राफी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पर आ रहा है, कभी काफ़ी बार क्वेश्चन आता है कि चाइना में ही क्यों सबसे पहले प्रिंट कल्चर स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर इस तरह से आपको मिल जाएगा। यहाँ ये जहाँ तक पेपर में आता है तो 3 और 5 मार्क्स के कम से ये क्वेश्चन नहीं आता। तो द इम्पेरियल स्टेट इन चाइना, देखिए इम्पेरियल स्टेट मीन्स शाही राज्य। ठीक है, तो चाइना में इस तरह का शाही राज काफ़ी समय से वहाँ रहा और ये भी माना जाता है कि ये जो इम्पेरियल स्टेट चाइना रहा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हुई प्रिंटेड मटेरियल की। China possessed a huge bureaucratic system which recruited its personnel through civil service examination। इसके साथ ही जो चाइना में ह्यूज ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम रहा, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम मीन्स नौकरशाही वाला सिस्टम रहा, और जैसे कि आपने सिविल सर्विसेज एग्जाम्स देखे होंगे जिसमें ऑफिसर्स को हायर किया जाता है बाई टेकिंग
अ काइंड ऑफ एग्जामिनेशन। तो चाइना में काफ़ी सालों से ये चीज़ें फॉलो हो रही थी। तो जब भी आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की बात करो तो वास्तव में किसी भी एग्जाम को क्रॉस करने के लिए, पास करने के लिए टेक्स्ट बुक्स रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है। आप एग्जाम देने जाओगे तो आप प्रिपरेशन कहाँ करोगे, टेक्स्ट बुक से। तो इसी तरह से चाइना में ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम काफ़ी समय से पाया गया और वहाँ पे सिविल सर्विसेज एग्जाम होते थे। तो इन सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे ही टेक्स्ट बुक्स को काफ़ी पढ़ते थे, उनको नीड पड़ती थी। तो इसी तरह से यहाँ पे इन इंपेरियल स्टेट में इन टेक्स्ट बुक्स को प्रिंटेड मटेरियल मतलब हैंड प्रिंटिंग के द्वारा ही इनको प्रोड्यूस किया जाता था। फ्रॉम द 16th सेंचुरी द नंबर ऑफ एग्जामिनेशन कैंडिडेट्स वेंट अप एंड दैट इंक्रीज द वॉल्यूम पीरियड। इसके साथ ही काफ़ी सारे बच्चे अगर 16th सेंचुरी में देखें तो उनकी स्ट्रेंथ काफ़ी बढ़ गई थी, जो कि सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के लिए अपीयर होने वाले थे। इसी वजह से मार्केट में प्रिंट की काफ़ी सारी डिमांड होगी, बुक्स की काफ़ी सारी डिमांड होगी और जिसकी वजह से प्रिंट कल्चर की भी डिमांड रही। इसके साथ ही देखिए नेक्स्ट पर आ रहा है 17th सेंचुरी तक अगर बात करें तो अर्बन कल्चर जो था वो बहुत ही ज़्यादा फला फूला चाइना में। द यूजेस ऑफ प्रिंट डाइवर्सिफाइड, इसी के साथ जो यूज़ हुआ प्रिंट का वो भी काफ़ी काफ़ी अलग अलग फील्ड में हुआ, ठीक है। अब कौन कौन से फील्ड में, जैसे इससे पहले हमने पढ़ लिया कि जो एग्ज़ाम देते थे कैंडिडेट्स उनके लिए यूज़फुल रहा। इसी के साथ जो प्रिंट था वो काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया गया स्कॉलर ऑफिशियल्स के द्वारा, साथ ही मर्चेंट्स के द्वारा, ठीक है। मर्चेंट्स मतलब ट्रेडर्स जो सामान को एक जगह से दूसरी जगह बेचते थे, खरीदते थे। तो उनकी लाइफ में भी, एवरीडे लाइफ में भी प्रिंट का काफ़ी बड़ा रोल रहा। क्या इंपॉर्टेंस रही, जैसे कि जब भी वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे तो और जितना भी व्यापार करते थे तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन उनको रिकॉर्ड करनी पड़ती थी, कलेक्टेड करनी पड़ती थी। तो सारी की सारी ट्रेड इंफॉर्मेशन को लिखने के लिए भी उन्हें कैलीग्राफर्स की आवश्यकता थी, प्रिंटिंग की, हैंड प्रिंटिंग की आवश्यकता थी। तो रीडिंग इंक्रीजली बिकेम अ लेजर एक्टिविटी। इसके साथ ही रीडिंग, अपने खाली टाइम में रीडिंग मतलब पढ़ने लिखने का शौक भी काफ़ी ज़्यादा स्टार्ट हुआ। द न्यू रीडरशिप प्रेफर फिक्शनल नैरेटिव्स, पोएट्री, ऑटोबायोग्राफ्स बायोग्राफीज, एंथोलॉजीज ऑफ लिटरेरी मास्टरपीसेस एंड रोमांटिक प्लेस। इसके साथ ही जो न्यू रीडरशिप स्टार्ट हुआ, नए नए तरह की डिमांड होने लगी मार्केट में अकॉर्डिंग टू द रीडरशिप की। देखिए हर एक इंसान की पर्सनल चॉइस होती है वो किस तरह की किताबें पढ़ना पसंद करता है। तो इस तरह से फिक्शनल नैरेटिव्स, है ना, उपन्यास, कविताएं, ऑटोबायोग्राफीज हुई, लिटरेरी मास्टरपीसेस हुए, रोमांटिक प्लेज हुए। तो ये सब चीज़ों की मार्केट में बहुत डिमांड होगी थी, इन्हें पढ़ना बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते थे। इसके साथ ही जो रिच वुमेन थी बिगिन टू रीड। देखिए रिच वुमेन का मतलब है कि जो इसका मतलब ये भी आप समझिए कि काफ़ी सारे लोग वहाँ पे पढ़े लिखे नहीं थे। स्पेशली वीमेन की बात करें तो रिच वीमेन की बात हो रही है वहाँ पे, क्योंकि उनके फादर्स और उनके जो लिबरल हस्बैंड्स होते थे वो उनको अलाउ करते थे होम ट्यूटर्स के द्वारा कि आप पढ़ना लिखना सीखो। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि रिच वीमेन बिगिन टू रीड एंड मैनी वीमेन बिगिन पब्लिशिंग देयर पोएट्री एंड प्लेस। तो इन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया और साथ ही अपनी पोएट्री और प्लेस को भी पब्लिश करना स्टार्ट किया। इसके साथ ही वाइफ्स ऑफ स्कॉलर ऑफिशियल्स पब्लिश दियर वर्क्स एंड कॉटेसियंस रॉट अबाउट दियर लाइफ। इसके साथ ही जो वाइफ्स थी स्कॉलर ऑफिशियल्स की, उन्होंने काफ़ी सारा वर्क अपना पब्लिश किया। साथ ही जो कॉटेंस थी उन्होंने भी अपने लाइफ के बारे में काफ़ी कुछ बातें लिखी, ठीक है। तो यहाँ तक ये हमें क्लियर हो गया कि किस तरह से प्रिंट कल्चर चाइना में ब्लूम हुआ, अर्बन कल्चर, और साथ ही कहाँ कहाँ प्रिंट कल्चर की डिमांड रही, कहाँ स्कॉलर ऑफिशियल्स के साथ ही साथ उनको भी डिमांड रही, साथ ही मर्चेंट्स में को भी डिमांड रही। रीडिंग, अगर देखें रीडिंग इंक्रीज हो गया लेजर एक्टिविटी की तरह, और हर कोई अपने अकॉर्डिंग ही, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही किताबें पढ़ने लगा, डिमांड हो गई मार्केट में। रिच वीमेन भी पढ़ना लिखना स्टार्ट उन्होंने किया, और साथ ही पोइट्री और प्लेस को भी लिखना स्टार्ट किया। जो वाइफ्स थी स्कॉलर ऑफिशियल्स की उन्होंने भी अपने काफ़ी सारे वर्क को पब्लिश किया। साथ ही कॉटेंस ने भी अपनी लाइफ्स के बारे में लिखना स्टार्ट किया, ठीक है। इसके साथ देखिए नेक्स्ट पर आ रहा है दिस न्यू रीडिंग कल्चर वॉज accompanied बाई अ न्यू टेक्नोलॉजी। ये जो न्यू रीडिंग कल्चर था ये accompanied हुआ एक न्यू टेक्नोलॉजी के द्वारा। वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्निक्स एंड मैकेनिकल प्रेस वर इम्पोर्टेड इन द लेट 19th सेंचुरी एज वेस्टर्न पावर्स एस्टैब्लिश देयर आउटपोस्ट इन चाइना। इसके साथ ही जो वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्निक्स है और मैकेनिकल प्रेसेस भी हैं वो बाहर देशों से खरीद के आने लगी लेट 19th सेंचुरी तक। एज वेस्टर्न पावर्स एस्टैब्लिश देयर आउटपोस्ट इन चाइना, तब वेस्टर्न जो पावर्स थी उन्होंने काफ़ी सारे अपने आउटपोस्ट को स्टैब्लिश कर लिया था चाइना में। इसके साथ ही जो शंघाई है वो काफ़ी बड़ा हब बन गया न्यू प्रिंट कल्चर का। इट मीन्स मेन सेंटर बन गया शंघाई, जहाँ पे इतना प्रिंट मटेरियल होता था, और यही सारा प्रिंट कल्चर जो था यहाँ का शंघाई का वो दूसरी जगहों पे वेस्टर्न स्टाइल स्कूल्स में भी ये सब चीज़ों को प्रोवाइड करता था जितना प्रिंटिंग मटेरियल था।
फ्रॉम हैंड प्रिंटिंग देयर वॉज नाउ अ ग्रेजुअल शिफ्ट टू मैकेनिकल प्रिंटिंग। अब क्योंकि इतनी डिमांड बढ़ गई तो अब रिक्वायरमेंट थी कि हैंड प्रिंटिंग की जगह एक मैकेनिकल प्रिंटिंग आ जाए, जिससे कि और ज़्यादा फास्ट स्पीड में प्रिंट मटेरियल छपे और लोगों की डिमांड फुलफिल हो सके। इसके साथ देखिए नेक्स्ट, अभी हमने चाइना का पूरा केस पढ़ लिया और इससे पहले मैंने सबसे फर्स्ट लाइन में बताया था कि सबसे पहले जो प्रिंट कल्चर स्टार्ट हुआ वो कहाँ हुआ, पहले चाइना में, फिर जापान में, फिर कोरिया में। तो अब थोड़ा सा स्टोरी पढ़ लेते हैं जापान की भी, किस तरह से यहाँ पे स्प्रेड हुआ। तो ये देखिए, प्रिंट इन जापान, बुद्धिस्ट मिशनरीज फ्रॉम चाइना इंट्रोड्यूस्ड हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इनटू जापान अराउंड AD 768 टू 770। तो यहाँ से वन मार्क क्वेश्चन बन जाता है कि पहली बात की चाइना से जापान में किसने प्रिंट कल्चर को इन्वेंट किया या इंट्रोड्यूस किया, तो वो थे आपके बुद्धिस्ट मिशनरीज। आपने कई बार ये वर्ड सुना होगा बुद्धिस्ट मिशनरीज, और देखिए नाम से समझ में आ रहा है कि जो बुद्धिज्म रिलीजन को स्प्रेड करते थे, एक्सपेंड करते थे डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में। और ये पूरे के पूरे मिशनरीज होती थी ग्रुप में, बौद्ध भिक्षुक जिन्हें कहते हैं, वो चलते थे एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। तो और उनका मिशन क्या होता था, इनका मेन एम ये होता था कि किस तरह से बुद्धिज्म को एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड करें और अच्छी बातों को लोगों को बताएं, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करें। तो इस काम से ये एक जगह से दूसरी जगह जाते। तो कुछ बुद्धिस्ट मिशनरीज जब चाइना गए थे तो उन्होंने ये हैंड प्रिंटिंग की आर्ट देखी थी, हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी देखी थी। वो जब वो जापान में आए अराउंड 768 से 770 तक, तब उन्होंने ये प्रिंट कल्चर वहाँ से हैंड प्रिंटिंग लेके आए और तब उन्होंने जापान में इंट्रोड्यूस किया। द ओल्डेस्ट जापानीज बुक प्रिंटेड इन AD 868 इज द बुद्धिस्ट डायमंड सूत्र। इसके साथ ही देखिए एक अनदर क्वेश्चन पे आ रहा है 1 मार्क का, कि आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे पुरानी जापानी बुक कौन सी थी, तो वो थी आपकी डायमंड सूत्र। ये एक बुद्धिस्ट किताब थी, ठीक है, इसका नाम है डायमंड सूत्र। और ये किस ईयर में आई थी, ये आई थी AD 868 में। साथ ही इस बुक में 6 शीट्स थी टेक्स्ट की और वुड कट इलुस्ट्रेशंस थे, ठीक है, काफ़ी सारे जितने भी चित्र थे वो वुड कट इलुस्ट्रेशंस के द्वारा रिप्रेजेंट किए गए थे। पिक्चर्स वर प्रिंटेड ऑन टेक्सटाइल। इसके साथ ही जो पिक्चर्स थी वो प्रिंट हुई थी टेक्सटाइल्स, मतलब कपड़ों पे भी काफ़ी सारी पिक्चर्स को प्रिंट किया गया था। साथ ही प्लेइंग कार्ड्स मतलब जो ताश के पत्ते होते हैं उसमें, और पेपर मनी पे भी ही ये सारी चीज़ें जो हैं वो जो प्रिंट कल्चर इनमें भी हुआ। इसके साथ मिडिवल जापान में देखें तो पोएट्स और प्रोज राइटर्स जो थे, कवि और जो कविताएं लिखते थे और जो प्रोज राइटर्स थे वो रेगुलरली पब्लिश, वो रोज़ पब्लिश करते थे कुछ ना कुछ। और इस वजह से जो बुक्स भी थी काफ़ी चीप और हो गई और काफ़ी एविडेंट होगी, काफ़ी क्वालिटी में वहाँ पे मिल जाती थी, क्वांटिटी में। प्रिंटिंग और विजुअल मटेरियल लेड टू इंटरेस्टिंग पब्लिशिंग प्रैक्टिसेस। इसके साथ ही प्रिंटिंग एक विजुअल मटेरियल की तरह ही काफ़ी इंटरेस्टिंग पब्लिशिंग प्रैक्टिसेस भी फॉलो होने लगी। इन द लेट 18th सेंचुरी की बात करें, जहाँ पे इन द फ्लरिशिंग अर्बन सर्कल्स एट ईडो, ठीक है, ईडो जो है लेटर टू बी नोन एज टोक्यो, आजकल इसको टोक्यो बोलते हैं बट पहले इसका नाम था ईडो। तो यहाँ से 1 मार्क क्वेश्चन बन जाता है आपका। वहाँ पे क्या था, इलुस्ट्रेटेड कलेक्शंस ऑफ पेंटिंग्स डिपिक्टेड एन एलिगेंट अर्बन सेंटर कल्चर इन्वॉल्विंग आर्टिस्ट कोटिसेंस एंड टी हाउस गैदरिंग्स। तो इनमें देखिए यहाँ पे जो पेंटिंग्स होती थी, एक कलेक्शन होता था उन पेंटिंग्स में किनका, एलिगेंट अर्बन कल्चर को दिखाया जाता था। साथ ही इन्वॉल्विंग आर्टिस्ट को दिखाया जाता था, कोटिसेंस को दिखाया जाता था, प्रोस्टिट्यूट्स को दिखाया जाता था, और साथ ही टी हाउस गैदरिंग्स होती थी उनको यहाँ पे दिखाया जाता था। साथ ही लाइब्रेरीज और बुक स्टोर्स देखे जाए तो पूरे के पूरे भरे हुए थे, डिफरेंट डिफरेंट हैंड प्रिंटेड मटेरियल से भरा हुआ था। किस तरह का मटेरियल था, क्योंकि मैंने बिल्कुल बताया आपको कि रीडर की चॉइस के हिसाब से तरह तरह की अलग अलग तरह के टॉपिक्स पे बुक्स मिलती थी, जैसे कि बुक्स ऑन वीमेन, ठीक है, इसके साथ ही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स से रिलेटेड बुक्स मिलती थी, कैलकुलेशन से रिलेटेड बुक्स मिलती थी, टी सेरेमनी की किस तरह से टी सेरेमनी होनी चाहिए, किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाए वो, फ्लावर अरेंजमेंट्स किस तरह से किए जाए, तो इस तरह के टॉपिक्स पे भी बुक्स वहाँ पे छपती थी। और ये सब हैंड प्रिंटेड होता था। प्रॉपर एटिक्वेट किस तरह से प्रॉपर मैनर्स सीखिए है ना, ये सब इस पे भी, कुकिंग और साथ ही फेमस प्लेसेस के टॉपिक्स पे भी डिफरेंट डिफरेंट बुक्स थी। इसके बाद देखिए ब्लू कलर जो बॉक्स 1 आ रहा है, यहाँ से भी आपका एक 1 मार्क क्वेश्चन बन जाता है यूक्यो से लेके, ठीक है, एंड यूक्यो प्रिंट बाई किटेगावा उटोमारो। तो ये याद रखिएगा, ये काफ़ी बार पूछा जाता है। Kitagawa Utomaro, born in Edo in 1753, was widely known for his contribution to an art form called Yukio। तो इस इनका 1 मार्क क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाट डू यू मीन बाय यूकियो, ठीक है, यूकियो भी एक आर्ट ऑफ राइटिंग थी
और ये किसने इंट्रोड्यूस की थी और कहाँ इंट्रोड्यूस की थी? तो ये की थी किटेगावा ओटोमारो ने, और कहाँ पे? ईडो में, जिसको आज हम टोक्यो के नाम से जानते हैं। ठीक है, जापान से रिलेटेड है। और यूक्यो का मतलब क्या होता है, किस तरह की पिक्चर होती है यहाँ पे? पिक्चर्स ऑफ द फ्लोटिंग वर्ल्ड। ठीक है, किस तरह के वर्ल्ड की? फ्लोटिंग वर्ल्ड की, तैरते हुए वर्ल्ड की ये पिक्चर्स होती हैं। और डिपिक्शन ऑफ, और किस तरह की इन्होंने इसमें जो पेंटिंग और बनाई वो किस किस बेस पे थी? जैसे ह्यूमन एक्सपीरियंसेस के बेस पे, और स्पेशली अर्बन लाइफ के ऊपर। तो दिस प्रिंट्स ट्रेवल टू कंटेम्प्रेरी यूएस और यूरोप एंड इन्फ्लुएंसेस आर्टिस्ट लाइक मैनेट, मोनेट एंड वैन गो। ठीक है, तो इस तरह की जो प्रिंट थी वो जापान से ट्रेवल होके कंटेम्प्रेरी यूएस पहुंची, यूरोप पहुंची, और काफ़ी सारे आर्टिस्ट को इन्फ्लुएंस किया। साथ ही पब्लिशर्स, जैसे एक पब्लिशर का नाम यहाँ पे दिया है, सोटाया जुजो जूजा ब्यूरो। ठीक है, इन्होंने ये आइडेंटिफाई किए सब्जेक्ट्स को, और कई सारे आर्टिस्ट को इन्होंने हायर किया, और उन आर्टिस्ट ने फिर पूरी की पूरी थीम को आउटलाइन किया। ठीक है, पूरी की पूरी थीम को ड्रॉ किया। साथ ही स्किल्ड वुड ब्लॉक कार्वर को बुलाया गया, जिन्होंने पेस्ट करी पूरी की पूरी ड्राइंग एक वुडन ब्लॉक में, और साथ ही क्राफ्ट किया अ प्रिंटिंग ब्लॉक टू रिप्रोड्यूस दी पेंटर्स लाइंस इन द प्रोसेस। द ओरिजिनल ड्राइंग वुड बी डिस्ट्रॉयड एंड ओनली प्रिंट्स वुड सर्वाइव। तो आपने जैसे देखा होगा कार्बन कार्बन कॉपी जैसे होता है ना, कि आप उसके ऊपर मेन मेन लाइंस ड्रॉ कर देते हो, इस तरह से नीचे आपका छप जाता है मटेरियल कार्बन की हेल्प से। तो उसी तरह से कुछ यहाँ पे भी ये प्रिंटिंग आर्ट को इन्होंने स्टार्ट किया और इंट्रोड्यूस किया। इसके बाद देखिए थोड़ा सा यहाँ पे एक पिक्चर को रिप्रेजेंट किया कि एक मॉर्निंग सीन है योक्यो प्रिंट के द्वारा बाई शुनमन क्यूबो, लेट 18th सेंचुरी का। यहाँ पे एक मैन है जो लुक्स आउट ऑफ द विंडो, बाहर स्नोफॉल के मजे ले रहे हैं, और साथ ही जो वीमेन है घर की वो टी और जो टी प्रिपेयर कर रही हैं, चाय बना रही हैं, और साथ में और कई सारी डोमेस्टिक ड्यूटीज़ को पूरी कर रही हैं। इसके बाद देखिए प्रिंट कम्स टू यूरोप। इसके बाद किस तरह से प्रिंट जो है चाइना और जापान, उसके बाद यूरोप में इंट्रोड्यूस हुआ। तो हमें अच्छे से पता है कि सेंचुरीज से अगर देखा जाए तो कैसे एक चीज़ एक जगह से दूसरी जगह जाती थी। स्पेशली अगर चाइना से बात करें, चाइना से यूरोप में और यूरोप से चाइना में, तो जैसे हमें एग्जाम्पल पता है कि फॉर सेंचुरी सिल्क एंड स्पाइसेस फ्रॉम चाइना फ्लोड इन टू यूरोप थ्रू दी सिल्क रूट। तो वन मार्क क्वेश्चन बन जाता है कि पहली बात कि चाइना से कौन सी चीज़ें यूरोप में जाती थी, तो वो है सिल्क एंड स्पाइसेस, और किस रूट से जाती थी, वो है सिल्क रूट। इन द 11th सेंचुरी चाइनीज पेपर रीच यूरोप वियर द सेम रूट। ठीक है, और चाइनीज पेपर भी इसी रूट से, सिल्क रूट के थ्रू ही, सेम रूट का मतलब सिल्क रूट के थ्रू ही चाइनीज पेपर भी यूरोप में पहुंचा था। पेपर मेड्स पॉसिबल द प्रोडक्शन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स केयरफुली रिटन बाय स्क्राइब्स। और पेपर की वजह से ही पॉसिबल हुआ प्रोडक्शन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स, जो कि केयरफुली लिखे जाते थे स्क्राइब्स के थ्रू, जिनको हम कैलीग्राफर्स भी बोल सकते हैं। देन इन 1295 मार्को पोलो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, वन मार्क क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि किसने सबसे पहले यूरोप में, स्पेशली यूरोप में किसने इस प्रिंट कल्चर को, हैंड प्रिंटिंग को इंट्रोड्यूस किया? तो नाम है मार्को पोलो। अ ग्रेट एक्सप्लोरर रिटर्न टू इटली आफ्टर मैनी ईयर्स ऑफ एक्सप्लोरेशन इन चाइना। तो इसने काफ़ी साल चाइना में एक्सप्लोर किया, उसके बाद जब ये इटली में लौटा, तब एज यू रीड अबव चाइना ऑलरेडी हैड द टेक्नोलॉजी ऑफ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। तो इससे पहले हमने पढ़ लिया ये बात, तो कि चाइना में हैंड प्रिंटिंग थी, और किसकी हेल्प से वो करते थे? वुड ब्लॉक प्रिंटिंग करते थे, रबर प्रिंटिंग भी वहाँ पे होती थी। तो मार्को पोलो ब्रॉट दिस नॉलेज बैक विथ हिम। तो जब मार्को पोलो वहाँ पे रहा, तो उसने ये वुड ब्लॉक प्रिंटिंग वाली कला वहाँ देखी, आर्ट देखी, प्रिंटिंग की, और उसके बाद जब वो इटली वापस आया तो उसने ये कला वहाँ पे दिखाई, वहाँ पे इंट्रोड्यूस की। नाउ इटालियंस बिगिन प्रोड्यूसिंग बुक्स। तो इटली के जो लोग थे इटालियंस, उन्होंने बुक्स को पब्लिश करना स्टार्ट कर दिया, किसकी हेल्प से? वुड ब्लॉक्स की हेल्प से। एंड सून द टेक्नोलॉजी स्प्रेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप। तो अब एक जगह से दूसरी जगह पूरे यूरोप में ये जो आर्ट था, जो टेक्नोलॉजी थी वुड ब्लॉक की, वो स्प्रेड हो गई। लग्जरी एडिशंस वर स्टिल हैंड रिटन ऑन वेरी एक्सपेंसिव वेलम। और मगर अभी भी जो लग्जरी एडिशंस होते थे वो आज भी हैंड रिटन ही होते थे, और किस पे लिखे जाते थे? एक्सपेंसिव वेलम पे। वेलम होता है एक पार्चमेंट, किसकी स्किन से बनता है? एनिमल्स की स्किन पे बनता है। तो आप समझ सकते हो कि एनिमल की स्किन काफ़ी महंगी होगी, एक्सपेंसिव होती थी, और ये काफ़ी सालों तक इसको आप स्टोर करके रख सकते हो। इसमें जो भी लिखा है वो इतनी जल्दी जिस तरह से आप देखो पेपर पे लिखो या फिर किसी और चीज़ पे लिखो, तो वो जल्दी ख़त्म हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है ना, पत्तों पे लिखी हुई चीज़ें। बट अगर स्किन पे लिखो तो वो काफ़ी
काफ़ी टाइम तक चलती थी, इस वजह से एक्सपेंसिव भी होते थे और इससे आप समझ सकते हो कि जो अमीर लोग होते थे वही उसको अफोर्ड कर पाते थे। मेन फॉर एरिस्टोक्रेटिक सर्कल्स एंड रिच मोनेस्टिक लाइब्रेरीज विच स्कफ्ड एट प्रिंटेड बुक्स एट चीप वल्गैरिटीज। तो ये जो वैलम थे, जो एक्सपेंसिव वैलम, इस पे कौन लोग लिखवाते थे? जैसे मैंने बोला अमीर लोग। तो जो एरिस्टोक्रेटिक सर्कल से जो रईस थे वो लिखवाते थे, साथ ही जो रिच मोनेस्टिक लाइब्रेरीज होती थी, जो मठवासी होते थे, है ना, उनके बारे में भी, वो भी इन सब वैलम पे ही इन सब चीज़ों को लिखवाते थे, अपनी लाइफ और रिलेटेड टू अपनी लाइफ स्टोरीज के बारे में लिखवाते थे। इसके साथ ही वो मजाक उड़ाते थे सस्ती किताबों का, जो कि काफ़ी मतलब स्टफ्ड मीन्स मजाक उड़ाना। और उनको लगता था ये जो बुक्स हैं वो सस्ती होती हैं और चीप होती हैं, और चीप वल्गैरिटीज इसमें लिखी होती है, वल्गर बातें लिखी होती हैं, तो इसलिए वो प्रेफर करते थे वैलम को। मर्चेंट्स एंड स्टूडेंट्स इन द यूनिवर्सिटी टाउन्स ब्रॉट दी चीपर प्रिंटेड कॉपीज। बट जो मर्चेंट्स होते थे और जो स्टूडेंट्स होते थे यूनिवर्सिटीज के, वो टाउन से ये जो चीपर प्रिंटेड कॉपीज होती थी उनको कहते थे, क्योंकि एज अ स्टूडेंट वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि वो वैलम पे लिखवाएं। एज द डिमांड फॉर बुक्स इंक्रीज, आप देखिए नेक्स्ट पैरा में है कि जिस तरह से डिमांड इंक्रीज होती गई, बुक सेलर्स जो थे यूरोप में वो हर जगह से बुक्स को खरीदने लगे और बेचने लगे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट जगह से लाने भी लगे। बुक फेयर्स वर हेल्ड एट डिफरेंट प्लेसेस, और बुक फेयर्स नहीं होते, किताबों के मेले जगह जगह करने ऑर्गेनाइज होने लगे, जहाँ से लोग आसानी से किताबें खरीद सकें। प्रोडक्शन ऑफ हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स वाज आल्सो ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू वेज टू मीट द एक्सपेंडेड डिमांड। इसके साथ ही प्रोडक्शन होने लगा हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स का डिफरेंट डिफरेंट वेज की तरह, ताकि हर जो डिमांड थी उसको फुलफिल किया जा सके। इसके साथ ही जो स्क्राइब्स होते थे, कैलीग्राफर्स होते, स्किल्ड हैंड राइटर्स होते थे, were no longer solely employed by wealthy or influential patrons but increasingly by booksellers as well। तो जो हैंड राइटर्स थे, ये ऐसा नहीं था कि सिर्फ इनको सॉलिली केवल सॉलिली मीन्स केवल ऐसा नहीं था कि उनको सिर्फ जॉब वेल्दी और इन्फ्लुएंशियल पैट्रॉन्स जो होते, तो जो संरक्षण कह सकते हो आपकी, जो प्रिंट कल्चर को बचा के रखना चाहते थे, वही लोग इनको हायर नहीं करते थे। बट अब क्या हुआ, जिस तरह से डिमांड मार्केट में बढ़ने लगी तो बुक सेलर्स भी इनको हायर करने लगे। और कम से कम 50 स्क्राइब्स ले लो, एक बुक सेलर के पास 50 स्क्राइब्स काम करते थे, मतलब जो कैलीग्राफर्स होते थे, एक बुक सेलर के पास 50 कैलीग्राफर्स होते थे जो उनके लिए काम करते थे। बट द प्रोडक्शन ऑफ हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट कुड नॉट सेटिस्फाई द एवर इंक्रीजिंग डिमांड फॉर बुक्स। मगर दिन पे दिन जब बुक्स की इतनी डिमांड होने लगी, तो जितना भी हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स था वो लोगों की डिमांड को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था, क्योंकि डिमांड इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी। क्योंकि आपको पता है जब हैंड रिटन जब लिखते हैं तो काफ़ी ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, टाइम कंज्यूमिंग वो तो काफ़ी लेबोरियस वर्क भी होता है, एक्सपेंसिव भी होता है। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट लाइन आ रही है, कॉपिंग वॉज एन एक्सपेंसिव। जो ये कॉपी करने की आर्ट थी कि एक ही किताब को आपको देख के उसी की तरह लिखने हैं लेटर्स को, तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव थी, साथ में लेबोरियस बहुत मेहनत वाला काम था और साथ में टाइम कंज्यूमिंग काम भी था। मैन्युस्क्रिप्ट्स वर फ्रेजाइल, ऑकवर्ड टू हैंडल एंड कुड नॉट बी कैरीड अराउंड और रीड इजली। इसके साथ जो मैन्युस्क्रिप्ट्स होते थे वो काफ़ी नाजुक होते थे, उनको एक जगह से दूसरी जगह रखना बहुत ही मुश्किल काम होता था और उनको उठा के इजिली पढ़ना भी बहुत मुश्किल काम होता था। दियर सर्कुलेशन देयर फॉर रिमेन लिमिटेड, इसकी वजह से उनका सर्कुलेशन की एक जगह से दूसरी जगह ये मैन्युस्क्रिप्ट्स जाएँ तो ये भी काफ़ी लिमिटेड ही रहा, क्योंकि ये इतने मुश्किल होते थे इनको हैंडल करना। विद द ग्रोइंग डिमांड फॉर बुक्स, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग ग्रेजुअली बिकेम मोर एंड मोर पॉपुलर। और जिस तरह से डिमांड मार्केट में बढ़ती गई बुक्स की, तो वुड ब्लॉक जो प्रिंटिंग थी वो काफ़ी पॉपुलर हो गई। By the early 15th century, wood blocks were being widely used in Europe to print textiles, playing cards and religious pictures with simple brief text। इसके साथ ही 15th सेंचुरी में वुड ब्लॉक की जो प्रिंटिंग थी, जो आर्ट थी, उसको यूज़ किया गया, यूरोप में काफ़ी वाइडली स्प्रेड हुआ। और यहाँ पे प्रिंट टेक्सटाइल्स, ठीक है, टेक्सटाइल्स को प्रिंट करने के लिए भी वुड ब्लॉक्स यूज़ किए, प्लेइंग कार्ड्स को भी, एंड रिलीजियस पिक्चर्स विद सिंपल ब्रीफ टेक्स्ट। तो रिलीजियस पिक्चर्स को भी साथ में कुछ टेक्स्ट लिखने के साथ ही ये वुड ब्लॉक प्रिंटिंग को यूज़ किया गया। तो वुडन ब्लॉक वही कि लकड़ी के सांचे होते थे जिन पे लेटर्स उकेरे होते थे, और उनको बस इंक में डुबो के और फिर वो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग कर देते थे। देयर वाज अ क्लियरली अ ग्रेट नीड फॉर इवन क्विकर एंड चीपर रिप्रोडक्शन ऑफ टेक्स्ट। इसके साथ ही अब ये बात क्योंकि डिमांड इतनी ज़्यादा थी, तो एक किस तरह की प्रिंटिंग की जरूरत थी जो कि एकदम क्विकर हो, बहुत तेज़ हो और सस्ती भी हो, ठीक है। जब इस किसी न्यू इन्वेंट हो जाए कोई आर्ट ऑफ प्रिंटिंग जिसकी वजह से जल्दी किताबें छपने लगे और रेट भी कम हो, ठीक है, सस्ता हो, तो दिस कुड ओनली बी विद द इन्वेंशन ऑफ अ न्यू प्रिंट टेक्नोलॉजी। ये तभी पॉसिबल था जब कोई न्यू प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इन्वेंट हो जाए। तो इसी तरह से एक न्यू प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इन्वेंट हुई। द ब्रेक थ्रू अकर्ड एट स्ट्रेसबर्ग, जर्मनी में, जहाँ पे जॉन इन गुटेनबर्ग नाम के एक इंसान ने क्या क्या फर्स्ट नोन
प्रिंटिंग प्रेस को इन्वेंट किया, डेवलप किया 1430s में। तो जर्मनी के जॉन ग्यूटेनबर्ग ने सबसे पहले फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस को इन्वेंट किया, डेवलप कर दिया, और किस ईयर में? 1430s में। ठीक है, तो यहाँ से 1 मार्क क्वेश्चन आपका ये बन जाता, किस ईयर में किसने किया और किस कंट्री से वो बिलोंग करता था। इसके बाद देखिए ग्यूटेनबर्ग से रिलेटेड कंटेंट आ रहा है नेक्स्ट, जो कि है 2.1 की हेडिंग, ग्यूटेनबर्ग एंड द प्रिंटिंग प्रेस। ठीक है, तो ग्यूटेनबर्ग ने ही, जो जर्मनी से बिलोंग करता था, उसने सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस को इन्वेंट किया 1430s में। तो उसकी थोड़ी स्टोरी पढ़ लेते हैं पहले, उसके पूरा की पूरी जो किस तरह से फैमिली से बिलोंग करता था उसकी स्टोरी यहाँ पे दी है। तो ग्यूटेनबर्ग वाज द सन ऑफ अ मर्चेंट, वो मर्चेंट का बेटा था, एंड ग्रू अप ऑन अ लार्ज एग्रीकल्चर स्टेट। और उसके फादर के पास काफ़ी सारे एग्रीकल्चर स्टेट था, जिसमें वो सब उसने नॉलेज थी उसको। तो उसने अपने बचपन से वाइन और ऑलिव प्रेसेस देखी थी। ठीक है, वाइन और ऑलिव जो आपने देखा होगा जैसे गन्ना पेरने की जो मशीन होती है, ठीक है, उसी तरह के वाइन और ऑलिव प्रेसेस को भी उसने बचपन से देखा था। सब्सक्वेंटली ही लर्न द आर्ट ऑफ पॉलिशिंग, उसके बाद उसने पॉलिशिंग स्टोन्स की आर्ट को सीखा। साथ ही उस बाद में वो गोल्ड स्मिथ बना, सुनार बना। और इसके साथ ही उसने ऑल्सो एक्वायर्ड एक्सपर्टाइज टू क्रिएट लेड मॉल्स यूज फॉर मेकिंग ट्रिकल्स। इसके साथ ही उसने छोटे छोटे जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, ट्रिंकेट्स मतलब स्मॉल ऑर्नामेंट्स, ठीक है, छोटे छोटे जो ऑर्नामेंट्स होते हैं उनको किस तरह से बनाते हैं, उनके मोल्ड्स को भी उसने बनाना सीखा। उस पर भी बहुत अच्छे उसके स्किल थी, उससे रिलेटेड लेड मोल्ड वो बनाता था छोटे छोटे ऑर्नामेंट्स को लेकर। तो यहीं से उसको ये नॉलेज मिली कि किस तरह से वो एक टेक्नोलॉजी इन्वेंट कर सकता है, प्रिंटिंग प्रेस बना सकता है उसने। द ऑलिव प्रेस प्रोवाइडेड द मॉडल फॉर द प्रिंटिंग प्रेस एंड मोल्ड्स वर यूज्ड फॉर कास्टिंग द मेटल टाइप्स फॉर द लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट। तो जो ऑलिव प्रेस होती थी, जो ऑलिव से जो तेल वगैरह पेरा जाता था, उसी मशीन से इनको प्रिंटिंग प्रेस की थोड़ी नॉलेज मिली कि किस तरह का मॉडल बनना चाहिए। और साथ में जो मोल्ड्स थे जो कि ये ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए यूज़ होते थे, उन्हीं मोल्ड्स को इन्होंने एक तरह से यूज़ किया। उसी से इनको समझ में आया किस तरह से ये मेटल टाइप्स के लेटर्स जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनको बनाएं। बाई दी 1448 ग्यूटेनबर्ग परफेक्टेड द सिस्टम। इसके साथ ही 1448 में पूरा का पूरा ग्यूटेनबर्ग की जो ये मशीन थी वो पूरी तैयार हो गई। और द फर्स्ट बुक ही प्रिंटेड वॉज द बाइबल। और जो फर्स्ट बुक इन्होंने प्रिंट की वो थी बाइबल, और अबाउट 180 कॉपीज वर प्रिंटेड एंड इट टुक 3 years टू प्रोड्यूस हिम। इसके साथ ही जब ये काम जब स्टार्ट हुई मशीन, तो वो बाई 1448 ग्यूटेनबर्ग परफेक्टेड द सिस्टम। और सबसे पहले जो इन्होंने बुक जो प्रिंट की थी वो थी बाइबल। और जब इन्होंने ये बुक प्रिंट की तो 180 कॉपीज ही प्रिंट की थी सबसे पहले, और 180 कॉपीज छपने में 3 years लग गए थे। ठीक है, बट उस टाइम के अकॉर्डिंग, अभी आपको लग रहा होगा अरे 3 साल लग गए, पर देखिए उस टाइम के अकॉर्डिंग जो कि हाथ से लिखते थे, उस टाइम अगर प्रिंटिंग मशीन इन्वेंट हुई और उन्होंने जब ये बुक्स को प्रिंट किया, वो 3 साल लगे, तो उस टाइम के हिसाब से कुछ ज़्यादा टाइम नहीं था। और काफ़ी फास्ट प्रोडक्शन माना गया। द न्यू टेक्नोलॉजी डिड नॉट इंटायरली रिप्लेस द एग्जिस्टिंग आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग बुक्स बाय हैंड। मगर जब ये न्यू टेक्नोलॉजी आ जरूर गई थी, मगर इसके वजह से पूरी तरह से जो हैंड रिटन वर्क था वो पूरा पूरा खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अभी भी जो प्रिंटिंग मशीन थी वो उनकी स्पीड कम थी। इनफैक्ट प्रिंटेड बुक्स एट फर्स्ट क्लोजली रिसेंबल द रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स इन अपीयरेंस एंड लेआउट। इसके साथ ही जो प्रिंटेड बुक्स आने लगी मार्केट में, और वो रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स की तरह ही अपीयर तो होने लगी, और कुछ लेआउट भी उनमें वैसे ही रिसेंबल। अब जब पहली बार देखोगा आप उसको तो बिल्कुल उन्हीं की तरह वो लगने लगी, कि जिस तरह से हाथ से लिखी किताबें होती थी, और जब ये प्रिंटिंग के थ्रू आने लगी तो वो कुछ ज़्यादा उनमें अलग नहीं थी, कुछ डिफरेंस नहीं था। द मेटल लेटर्स imitated the ornamental handwritten styles. Borders were illuminated by hand with foliage and other patterns and illustrations were painted. तो जितने भी जो मेटल लेटर्स थे जो कि ऑर्नामेंटल हैंड रिटन स्टाइल से उसके थ्रू ही उसी की नकल के द्वारा ही लिखे गए। साथ ही बॉर्डर्स जो थे वो छोड़े गए, और बॉर्डर्स को हैंड के द्वारा ही, जैसे फूल पत्ती और अदर पैटर्न्स में फॉलेज में जैसे ना फूल पत्ते बना दिए जाते हैं बॉर्डर्स में, और साथ ही चित्र बनाए गए। इस बस सिर्फ प्रिंटेड हो गया था मटेरियल, बट उसके बाद जो बॉर्डर्स हैं फूल पत्ते से आपको जो डेकोरेटिंग करना है वो, और चित्र बनाने का पार्ट, ये सब हाथ से ही किया गया। इन दी बुक्स प्रिंटेड फॉर द रिच स्पेस फॉर डेकोरेशन वॉज कैप्ट ब्लैंक ऑन द प्रिंटेड पेज। इसके साथ ही जो बुक प्रिंट होती थी अमीर लोगों के लिए, उनके लिए जो डेकोरेशन करना चाहते हैं वो, है ना, वो उस पेज पे वो पेज का हिस्सा वो छोड़ दिया जाता था प्रिंटिंग मशीन के द्वारा। जैसे कि जो भी
इंसान है वो अपने मनपसंद कारीगर से कैलीग्राफर के पास जाके उस चीज़ को डेकोरेट करा सकता था, उस किताब को, उस पेज को डेकोरेट कर सकता था। ईच परचेसर कुड चूज द डिजाइन एंड डिसाइड ऑन द पेंटिंग स्कूल दैट वुड डू द इलस्ट्रेशन। तो इस तरह से हर एक परचेसर अपनी पसंद की डिजाइन चुन सकता था और साथ ही किसी भी पेंटिंग स्कूल में जा सकता था जहाँ से वो चित्रकारी ये सब इलस्ट्रेशन करा सकता था। इन दी 100 years between 1450 and 1550 printing presses were set up in most countries of Europe। अगर देखा जाए 100 साल के टाइम में 1450 से लेकर 1550 तक तो काफ़ी सारी प्रिंटिंग प्रेसेस स्टार्ट हो गई, सेटअप हो गई यूरोप में। और इवन जो प्रिंटर्स फ्रॉम जर्मनी ट्रैवल टू अदर कंट्रीज सीकिंग वर्क एंड हेल्पिंग स्टार्ट न्यू प्रेसेस। इसके साथ ही जो प्रिंटर्स थे जो जर्मनी से ट्रैवल होकर अदर कंट्रीज में जाते थे वो भी काम ढूंढते थे और हेल्प करते थे टू स्टार्ट न्यू प्रेसेस, ठीक है। एज अ नंबर ऑफ प्रिंटिंग प्रेसेस ग्रो बुक प्रोडक्शन बूम। और जब इतनी सारी प्रिंटिंग मशीनें इन्वेंट हो जाएंगी, सेटअप हो जाएंगी, तो हाँ अब जब बुक प्रिंट होगी जो प्रोडक्शन होगा वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसी तरह से देखा भी गया सेकंड हाफ जब देखा गया 15th सेंचुरी का तो वहाँ पे 20 मिलियन कॉपीज ऑफ प्रिंटेड बुक्स फ्लडिंग द मार्केट इन यूरोप। तो 20 मिलियन कॉपीज जो प्रिंटेड मटेरियल आने लगा था वो भरमार हो गई थी, बाढ़ सी आ गई थी मार्केट में यूरोप की। द नंबर वेंट अप 16th सेंचुरी तक अगर नंबर देखें 20 मिलियन से 200 मिलियन कॉपीज तक बढ़ गया था। तो ये क्रेडिट जाता है प्रिंटिंग मशीन को कि किस तरह से प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंट हुई जिसकी वजह से इतना सारा प्रिंटिंग मटेरियल मार्केट में प्रोवाइड होने लगा। दिस शिफ्ट फ्रॉम हैंड प्रिंटिंग टू मैकेनिकल प्रिंटिंग लेड टू द प्रिंट रेवोल्यूशन। और इसी की तरह से एक तरह से शिफ्ट हुआ कि किस तरह से हैंड प्रिंटिंग अब किस में आ गई, मैकेनिकल प्रिंटिंग में, ठीक है, कि हैंड प्रिंटिंग मैकेनिकल प्रिंटिंग में चेंज हो गई जिसकी वजह से प्रिंट रेवोल्यूशन हुआ, ठीक है। रेवोल्यूशन का मतलब आ पॉजिटिव काइंड ऑफ चेंज। तो किस तरह से प्रिंट की वजह से एक प्रिंटिंग कल्चर में एक तरह का चेंज हुआ, रेवोल्यूशन हुआ कि हैंड प्रिंटिंग से अब ये मैकेनिकल प्रिंटिंग हो गया। इसके साथ ही देखिए न्यू वर्ड्स दिया है प्लेटिन जो आपको प्रिपेयर करना है। प्लेटिन इन लेटर प्रेस प्रिंटिंग। प्लेटिन इज अ बोर्ड विच इज प्रेस्ड ऑन टू द बैक ऑफ द पेपर टू गेट द इम्प्रेशन फ्रॉम द टाइप, ठीक है। तो एक तरह का ये प्लेटिन एक तरह का बोर्ड होता था जिसको प्रेस किया जाता था बैक ऑफ द पेपर और जिसके से इम्प्रेशन आते थे, जो भी लेटर्स वगैरह टाइप होता था उसका इम्प्रेशन आता था। एट वन टाइम इट यूज टू बी अ वुडन बोर्ड, लेटर इट वॉज मेड ऑफ स्टील। जो स्टार्टिंग में यूज हुआ तो वुडन बोर्ड था, उसके बाद ये स्टील का मार्केट में आने लगा। इसके साथ ही देखिए ग्यूटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस की किस तरह के यहाँ पे पूरा प्रेस का बताया कि प्रिंटिंग ब्लॉक प्लेस्ड ओवर पेपर। प्लेटन देखिए ये प्लेटन होता था, फिर स्क्रू होता था और हैंडल होता था। तो इस तरह से यहाँ पे पूरा बताया कि 26 लेटर्स को, जो 26 कैरेक्टर्स होते हैं रोमन अल्फ़ाबेट के, वो किस तरह से मूव होते थे अराउंड सो एज टू कंपोज डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द टेक्स्ट। और साथ ही ये टेक्नोलॉजी ओवर द नेक्स्ट 300 ईयर्स तक चली, बहुत फास्टर माना गया प्रिंट ब्लॉक को। और इवन गुटेनबर्ग प्रेस की बात करें तो वो 250 शीट्स को ऑन वन साइड पर आर की स्पीड से प्रिंट कर सकती थी ये मशीन। और इसके साथ ही जो भी प्लैटिन और जो स्क्रू का पूरा हैंडल बताया गया है यहाँ पे, जो भी न्यू वर्ड्स में आपका प्लैटिन वर्ड को मेंशन किया, तो स्पेशली यहाँ पे गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस को ही पूरा का पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरह से गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस काम करती थी। तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक सारे जितने भी आपके इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैंने आपको बता दिए, तो इट्स बेटर कि आप लिख लीजिए। साथ ही इस चैप्टर का फ्लो चार्ट वर्कशीट, जो वर्कशीट में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको दूंगी 1 मार्क के, तो आप एज अ प्रैक्टिस जब आपको पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तो एज अ प्रैक्टिस की तरह आप उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। साथ ही आपको इस चैप्टर के नोट्स भी प्रोवाइड हो जाएंगे। सो प्लीज़ वॉच ऑल दोज वीडियोज़ ऑल्सो। So thank you everyone and please like, share and subscribe this channel for more updates.